हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट का लेक्चर थर्ड है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22। फ्रेंड्स, हमारे टोटल जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक आते हैं और इसके साथ ही जो मेन कैटेगरी है फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट की, वो आर्टिकल 14 टू 32 तक आते हैं, जो 6 कैटेगरी है। फ्रेंड्स, इसके पहले दो लेक्चर जो है, लेक्चर फर्स्ट उसमें इंट्रोडक्शन, फीचर और इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के साथ लगती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, और इसके साथ ही आर्टिकल 358 और 359। तो जी इमरजेंसी का राइट फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या लेना देना है, क्या वो इमरजेंसी के टाइम लागू रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और सेकेंड लेक्चर 12 टू आर्टिकल 18, आर्टिकल 12 और 13 डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी 14 टू 18 आर्टिकल तक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वो लेक्चर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन में और इसके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैनल की प्लेलिस्ट फंडामेंटल राइट से लग बनी हुई है और वहाँ से जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्टिकल 19 जो 6 राइट्स हमें प्रोवाइड करता है। इसके साथ आर्टिकल 20 जो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, जो हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपैडी और इसके साथ ही नो सेल्फ इंक्रीमेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है इनका क्या मीनिंग है इसी लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22 जो हमें 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है, पुनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये एक एक पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर आपने लेक्चर को स्किप करना है तो आप इसको ना ही देखिए, जब भी आपके पास टाइम होगा तो आप पूरा लेक्चर देखिए, तभी आपको इस लेक्चर से बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम इन सब जगह फॉलो कर सकते हो। इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर भी जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, कोई पीडीएफ है या कोई पेज या कुछ भी है, तो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही बहुत सारे फ्रेंड्स मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए। तो पीडीएफ आप जितने भी लेक्चर अपलोडेड हैं द नॉलेज इसके ऊपर, उनकी पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो इसी लेक्चर के एंड में जो है मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। फ्रेंड्स, राइट टू फ्रीडम जो हमारा 19 टू 22 आर्टिकल आता है, उसका आर्टिकल 19 जो हमें 6 राइट्स देता है। ये क्या है फ्रेंड्स? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रेंड्स, आपको बोलने का अधिकार और आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार यही राइट देता है। कोई भी आपको किसी भी तरीके की आपके राइट्स का हनन होता है, आप अपने ओपिनियन रखना चाहते हो, आप किसी सरकार की पॉलिसी से खुश नहीं हो, जब सरकार की पॉलिसी से खुश भी हो, जो भी आपके ओपिनियन है आप यहाँ पे बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया यानी रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इनका यूज़ कर सकते हो अपने ओपिनियन लोगों तक पहुँचाने के लिए। जहाँ आपने खुद भी अगर कहीं एक्सप्रेस करना है तो आप उसे कर सकते हो। इसके साथ ही एक्सप्रेशन में क्या आ गया फ्रेंड्स? अगर कोई आप कार्टून बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो, तो उस खास कार्टून और पेंटिंग किसी खास चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो आप ये भी कर सकते हो। उसके साथ ही राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेके एसएसबी पूछ चुकी है। पहले हम 6 पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में इस एमसीक्यू के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन जो था वो पूछा था। तो दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स असेंबल। आप पीसफुल तरीके से असेंबल कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हो, बातचीत कर सकते हो। और विदाउट आर्म, ये आपने ध्यान रखना है कि आप कुछ भी किसी भी तरीके का आप एक्सप्लोजिव मटेरियल जैसे हो गया, राइफल वगैरह हो गया, या किसी तरीके का ऐसे आर्म अम्यूनाइजेशन को आप साथ नहीं रख सकते हो। बाकी आप पीसफुल तरीके इकट्ठे हो सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। आप यूनियन या एसोसिएशन बना सकते हो। जैसे आप देखते हो कि लेबर यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है, टीचर्स यूनियन है। तो ये सारे के सारे यूनियंस जो है आपको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये यूनियन एसोसिएशन और बना सकते हो। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फ्रेंड, हालांकि जो ओरिजिनल जो हमारे फंडामेंटल राइट थे उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं थी, बट अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है। और इसके ऊपर भी मैंने फ्रेंड एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है, वो भी आपको फंडामेंटल राइट की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और आई बटन से भी मिल जाएगा। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर फ्रेंड्स 7 मिनट का वीडियो है और ऑलरेडी जो क्वेश्चन
कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंडामेंटल राइट से क्या रिश्ता है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आपको ये लेक्चर भी देख लेना। इसी एमसीक्यू को देख के मैंने ये 7 मिनट का लेक्चर जो है बनाया है, तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख लेना। हालांकि इन शॉर्ट अगर बताऊं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 97th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश में आप कहीं पे भी फ्री घूम सकते हो। आपको किसी भी तरीके का जो है कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए कोई टैक्स जहाँ किसी तरीके का आप कहो कि आपको जो वीज़ा पासवर्ड ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जो है फ्रीली आ जा सकते हो। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप पूरे देश में कहीं पे भी सेटल होना चाहो सेटल हो सकते हो। रिसाइड कहीं पे भी रहना चाहो, सेटल होना चाहो तो आप हो सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी है कि आप किसी भी प्रोफेशन को करना चाहो कर सकते हो, बिजनेस करना चाहो, ट्रेड करना चाहो, तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। बट यहाँ पे प्रोफेशनल होना जरूरी है फ्रेंड्स। देखिए अगर कोई डॉक्टर की पोस्ट निकलती है तो कोई भी जाके बोले कि मुझे डॉक्टर बना दो, तो जहाँ पे कुछ मिनिमम एक्सेप्शंस हैं कि उस पार्टिकुलर फील्ड के लिए आपके पास वो पार्टिकुलर जो है प्रोफेशनल जहाँ उसकी पार्टिकुलर ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ के लिए क्लेम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें से जो 19 की कैटेगरी में आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो 4 स्टेटमेंटें दी गई थी, यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट से उन्होंने आउट को काट दिया था। तो सेकंड स्टेटमेंट पूछी थी राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विद आर्म्स, ये स्टेटमेंट थी, तो यही उसका आंसर था कि कौन सी इनमें से नहीं है, तो वो ही जो थी, क्योंकि यहाँ से आउट को हटा दिया था उन्होंने, तो ये स्टेटमेंट उन्होंने पूछी थी। तो ये थे फ्रेंड्स 19 आर्टिकल के अंदर जो 6 फ्रीडम्स आती हैं। और आपके जो सब क्लासेस के अकॉर्डिंग भी कई बार पूछते हैं कि आर्टिकल 19 सब क्लास सेकंड के अंदर क्या आता है, सब क्लास थर्ड के अंदर क्या आता है, तो आप जो है डिटेल में इसको लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा, कहीं से भी उठा के जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने बताया कि जैसे ये क्वेश्चन सिर्फ आउट को काटा था उन्होंने और पूरी सेम स्टेटमेंटें पूछी थी यहीं से। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स आर्टिकल 19 जो है ओरिजिनली उसमें 7 सब सेक्शंस थी, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में हुई उसकी वजह से एक सबसेक्शन इसकी जो है वो काट दी गई थी, 7th जो थी वो काट दी गई थी, वो था एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये अब फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं है। हालांकि फ्रेंड्स आर्टिकल 31 जो है फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में जो 12 to 35 आते हैं इसी का पार्ट था, अभी ये नहीं है। तो ये 31 को जब हम इस पे पहुंचेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी क्या था क्या नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल 20 ये जो प्रोवाइड करता है, ये आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। यहाँ पे एक मान लो किसी ने कोई क्राइम किया है और उस क्राइम के लिए उसको अरेस्ट किया है। अब अरेस्ट से क्या होगा, अब कोई भी एजेंसी चाहेगी तो उसको आर्बिट्रेरी यानी मनमानी करके, मानो कि उसको चाहेगी कि 5 साल की सज़ा 10 साल की सज़ा, तो अपनी मर्जी से वो नहीं दे पाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ उसको जो सज़ा होगी, फाइन होगा, वो एज पर द लॉ होगा जो प्रोसीजर लॉ में ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। इसके साथ ही एक्सेसिव पनिशमेंट जो है उसको नहीं मिल सकती। जो भी उस लॉ के अकॉर्डिंग उस पार्टिकुलर क्राइम के लिए जो है प्रोसीजर है, पनिशमेंट बनी है, तो वो ही उसको दी जा सकती है। दूसरा फ्रेंड्स ये दोनों को मिलता है, राइट सिटीजन को भी मिलता है और फॉरेनर को भी मिलता है। फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हमारे वो दोनों को मिलते हैं, यानी सिटीजन को भी मिलते हैं और फॉरेनर को भी मिलते हैं। तो कंटिन्यू फिलहाल मैं एक एक राइट में बताता जा रहा हूँ कि कौन सा राइट जो है दोनों को मिलता है, कौन सा जो है एक को ही मिलता है। तो इसके बाद भी जब फंडामेंटल राइट का लास्ट लेक्चर होगा वहाँ पे मैं एक चार्ट बना के आपको बता दूंगा कि कौन से राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट जो सिटीजन को मिलते हैं और कौन से हैं जो सिटीजन को नहीं मिलते हैं। तो आर्टिकल 20 जो फ्रेंड्स वो हमें ये प्रोवाइड करता है एक्स पोस्ट फैक्टो और डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो राइट है ये हमें, इसका पार्ट फर्स्ट जो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है फ्रेंड्स, मान लो कि किसी इंसान ने क्राइम किया है, मान लो कि 1 मार्च को
1 मार्च 2020 को किसी ने क्राइम किया और उस टाइम 1 मार्च 2020 को उस पार्टिकुलर क्राइम के लिए जो सज़ा थी वो थी 1 साल और फाइन था 10,000। मान लो कि इस डेट को क्राइम होता है और ट्रायल जो है कोर्ट में चलता है 2025 तक, और 2025 तक क्या हुआ होता है कि उस टाइम लॉ चेंज हो गया होता है और उस पार्टिकुलर जो एक्ट उसने 2020 में किया था, मान लो कि 1 साल से बढ़ा के उसकी सज़ा उस टाइम 5 साल कर दी होती है और इसके साथ ही फाइन जो 10,000 का था उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया होता है। तो क्या उसको उस टाइम जब उसका फैसला होगा तो क्या उसको वो सज़ा और वो फाइन पे करना पड़ेगा, जहाँ 1 मार्च 2020 को जो था उसको वो फाइन और वो सज़ा काटनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ही यही है कि जब जो क्राइम हुआ, जिस क्राइम के लिए उस पार्टिकुलर इंसान को अरेस्ट किया गया है, उस पार्टिकुलर डेट के ऊपर जो उस क्राइम के लिए सज़ा और जो उस क्राइम के लिए फाइन था उसको वो ही लगेगा, वही सज़ा उसको मिलेगी। बाद में जो भी अमेंडमेंट हुई है वो उसके ऊपर लागू नहीं होगी। तो ये था एक्स पोस्ट फैक्टो। तो सेकंड फ्रेंड्स, दूसरा आता है नो डबल जियोपैडी। नो डबल जियोपैडी का मतलब है कि एक किसी ने क्राइम किया, उस पार्टिकुलर क्राइम के लिए उसकी अरेस्ट भी हुई, उसके बाद उसका ट्रायल भी चला और उस पार्टिकुलर क्राइम के लिए उसको सज़ा भी हो गई। तो फ्रेंड्स, वो सज़ा उसने काट ली है, उसी सेम क्राइम के लिए उसके ऊपर दोबारा केस जो है वो नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि वो पार्टिकुलर क्राइम जो उसने किया है उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है। तो ये था नो डबल जियोपैडी। और नो सेल्फ इंक्रीमेशन का मतलब होता है फ्रेंड कि कोई भी इंसान जब वो क्राइम करता है तो कोई भी एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उसको जोर जबरदस्ती ये नहीं कह सकती, उसको कंपेल नहीं कर सकती कि आप अपने ही अगेंस्ट जो है वो अपने सबूत जो है वो दो, आप अपने ही अगेंस्ट जो है वो विटनेस दो। तो इस तरीके से उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है। तो जे है सेल्फ नो सेल्फ इंक्रीमेशन, यानी अपने अगेंस्ट वो विटनेस जहाँ कंपेल करके उसको भाई तूने ये किया है, ये मान, ये कह, तो ये ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये था फ्रेंड्स पूरा का पूरा आर्टिकल 20। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है फ्रेंड्स 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो इसकी मेन हेडिंग है। तो आर्टिकल 21 जो है फ्रेंड्स वो ये कहता है डिक्लेयर दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मीन्स कि कोई भी इंसान किसी भी एजेंसी या किसी भी इंसान को उसकी ज़िंदगी लेने का हक बिल्कुल भी नहीं है। यानी कोई भी इंसान किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय, किसी की लाइफ को ख़त्म, किसी को मार नहीं सकता है। इवन कि कोई भी एजेंसी उसकी लाइफ नहीं ले सकती है, बस वही एजेंसी उसकी लाइफ ले सकती है जिसके लिए प्रोसीजर लॉ के अंदर दिया गया हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि कोई एक क्राइम करता है और वो क्राइम जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो उस पार्टिकुलर क्राइम के लिए हमारे लॉ के अंदर जो है वो पनिशमेंट है फांसी। तो अब फांसी की सज़ा जो है उसको मिलेगी ही मिलेगी, उसके ऊपर आर्टिकल 21 लागू नहीं होगा, क्योंकि उस पार्टिकुलर क्राइम के लिए हमारे लॉ में जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश है वो यही है कि उसकी हैंगिंग। इसके सिवाय कोई दूसरी एजेंसी चाहे कि भाई इसने क्राइम किया है, इसकी भी सज़ा इसको मैं देता हूँ, इसको मार देता हूँ, इसको फांसी लटका देता हूँ, जहाँ किसी से मुझे खुंदक है, दुश्मनी है, तो मैं इसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, इसको मार देता हूँ। तो ऐसा आर्टिकल 21 किसी को भी आज्ञा नहीं देता है। और ये भी जो आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये भी दोनों को मिलता है, सीरियन और नॉन सीरियन दोनों को मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A, क्योंकि देखो फ्रेंड्स A B C करके जो जोड़े जाते हैं जो बाद में अमेंडमेंट हुई होती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002 में हुआ, उसके अंदर ये क्लियर मेंशन है कि राइट टू एजुकेशन एज ग्रुप जो है 6 to 14 जो है वो दिया हुआ है। 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो दी जाती है। आज भी स्कूलों में जो मिलती है, मिड डे मील भी मिलता है, उनको बुक्स भी फ्री मिलती है। तो ये जो है हमारा एक एक्ट बन चुका है। देखिए फ्रेंड्स, यही सेम आर्टिकल जो है यानी ये सेम प्रोसीजर जो है ये आर्टिकल 45 के अंडर भी आता है।
आर्टिकल 45 जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में क्लियर कट मेंशन है, उसका आर्टिकल 45 भी राइट टू एजुकेशन की ही बात करता है। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि हमारे जो डीपीएसपी हैं ये नॉन जस्टिसेबल हैं। नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है, मैंने पिछले जो वीडियो उनमें भी डिस्कस किया है, वो चीज़ जिसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हो। डीपीएसपी सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर एंड टू द गवर्नमेंट, यानी वेलफेयर फंक्शन के अंदर आती हैं और सरकार को जो एक एडवाइस करती हैं कि ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। अगर वो सरकार करती है तो भी ठीक, नहीं करती तो भी ठीक, आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपको वो चीज़ पार्टिकुलर मिले। इसके साथ ही हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं अंडर आर्टिकल 51A के अंडर जो आता है, उसकी भी 11 ड्यूटी जो है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ही ऐड हुई है। और 11th ड्यूटी यही है 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और ये फंडामेंटल ड्यूटी का जो लेक्चर है फ्रेंड्स वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में क्लियर कट मेंशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसके अंदर ये लेक्चर आपको मिल जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसका आर्टिकल 51A 11th ड्यूटी यही है। तो फ्रेंड्स एक ही आर्टिकल को 3 जगह पे क्यों रखा? क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सेम आर्टिकल जो है, यानी जो बच्चों का जो राइट है 6 to 14 ईयर तक एजुकेशन का, इसको 3 अलग अलग जगहों पे क्यों रखा? तो रीज़न जहाँ पे ये है कि आपको जो राइट्स मिलते हैं तो इसके साथ साथ आपकी ड्यूटी भी बनती है। तो फंडामेंटल ड्यूटी की कैटेगरी में यही इसीलिए रखा कि आपका जे आपके ऊपर ये एक तरीके की जो है आपका फ़र्ज़ है जे कि आपने अपने बच्चों को जो है वो एजुकेशन देनी है। वो एजुकेशन जो सरकार जो फ्री एंड कंपलसरी प्रोवाइड कर रही है 6 to 14 ईयर तक, तो आपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना ही भेजना है। दूसरा ये है कि जो 51A आर्टिकल है वो भी नॉन जस्टिसेबल है। आप उसके लिए क्लेम जहाँ आपके ऊपर किसी तरीके का जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में जो चार्जेस वो नहीं लगाया जा सकता। दूसरा 45 के अंदर जो डीपीएसपी का पार्ट 45 है, तो ये भी जो नॉन जस्टिसेबल है, ये सरकार दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो भी अच्छी बात है। तो ये है कि आप उसके लिए भी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो सेम आर्टिकल को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में इसीलिए डाला है फ्रेंड्स कि ये आपके जस्टिसेबल पार्ट है। अगर सरकार आपको ये राइट प्रोवाइड नहीं करती है तो यू कैन गो टू द क्लेम फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट। इसीलिए जो है इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है फ्रेंड्स वो आपका आता है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये जो आर्टिकल है फ्रेंड्स ये क्या प्रोवाइड करता है? 22 आर्टिकल ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन। फ्रेंड्स जिस इंसान को अरेस्ट किया गया है, जहाँ जिसको कस्टडी में रखा है, जिसको डिटेन किया गया है, ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक पुनिटिव डिटेंशन और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 ये क्या है फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। पुनिटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, किसी भी इंसान को किसी एजेंसी ने उठाया, मान लो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे पुलिस है, किसी स्टेट या किसी यूटी की पार्टिकुलर पुलिस हो सकती है, जहाँ फिर हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं जैसे ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, सीबीआई है, क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो ये जो एजेंसीज हैं ये जब भी किसी को डिटेन करती हैं, अरेस्ट करती हैं, तो उसके साथ क्या वो कर सकती हैं? देखिए फ्रेंड्स, प्रोवाइड डिटेंड पुनिश ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट। देखिए उस पार्टिकुलर इंसान को जो भी सजा मिलनी है उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा, ना कि किसी कोई भी पार्टिकुलर एजेंसी या कोई इंसान इसको डिसाइड करेगा कोर्ट को छोड़ के। वहाँ पे जुडिशरी में एक ट्रायल चलेगा और ट्रायल के बाद उसके ऊपर अगर वो एविडेंसेस होंगे, विटनेसेस होंगी, तो वो अगर वो जुडिशरी उसको प्रूव भी कर पाएगी तो तभी उसको सजा होगी। इससे पहले ये क्या है कि अगर किसी को भी डिटेन किया जाता है तो पुनिटिव डिटेंशन का मतलब है कि किसी को भी डिटेन किया जाता है तो उसको क्या करना होता है फ्रेंड्स, उस पर्टिकुलर इंसान को ये बताना पड़ता है उस एजेंसी के द्वारा जिसने भी उसे अरेस्ट किया है कि आपको किस केस के अकॉर्डिंग किस क्राइम के लिए आपको अरेस्ट किया गया है, ये उस पर्टिकुलर इंसान को बताना पड़ता है। दूसरा ये भी पुनिटिव डिटेंशन ये प्रोवाइड करता है
कि उस इंसान को 24 आवर अगर किसी भी एजेंसी के द्वारा उसको अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। अगर 24 घंटे के अंदर वो पर्टिकुलर एजेंसी मैजिस्ट्रेट के सामने उसे नहीं ला सकती तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एजेंसी के द्वारा उसे रिलीज करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। 24 घंटे के ऊपर वो उसे अरेस्ट करके नहीं रख सकते हैं विदाउट द परमिशन फ्रॉम मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट देखिए फ्रेंड्स, आपको ये देखने को मिलता है कि कई बार आप सुनते हो न्यूज़ में कि उस इंसान को अरेस्ट किया और उसको अब जो है 5 दिन की पुलिस रिमांड में या 10 दिन की पुलिस रिमांड में जो है रखा गया है। तो ये कहाँ से परमिशन उन्हें मिलती है? उनको कंटिन्यू आगे रखने के लिए वो मैजिस्ट्रेट ही देता है। और इसमें फ्रेंड्स जो ट्रैवल करने के लिए जर्नी टाइम है, मान लो कि उस मैजिस्ट्रेट तक पहुंचाने के लिए 10 घंटे 15 घंटे अगर इतना डिस्टेंस है कि वो ट्रैवल करके जाना पड़ता है तो वो ट्रैवलिंग टाइम जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो 24 आवर की कैटेगरी में नहीं आएगा। दूसरा फ्रेंड्स, जो पर्टिकुलर इंसान जिसको डिटेन करके रखा गया, जिसको अरेस्ट किया गया है, वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर जो है उससे भी एडवाइस ले सकता है, उससे भी मिल सकता है, ये भी उसका अधिकार है। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो है ये था आर्टिकल 22 का पुनिटिव डिटेंशन के अंदर। प्रिवेंटिव डिटेंशन फ्रेंड्स क्या होता है? पुनिटिव डिटेंशन होता है कि कोई क्राइम हो जाने के बाद किसी को अरेस्ट करना, और प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि अभी वो क्राइम हुआ नहीं है, नियर फ्यूचर वो क्राइम हो सकता है और किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर अगर एजेंसीज को, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनको शक हो सकता है, हो जाए कि ये इस इंसान की वजह से ये पर्टिकुलर रायोट्स या पर्टिकुलर जो दंगे या कोई भी किसी तरीके का लॉ की जो डिसऑर्डर है वो हो सकती है, तो उस केस के ऊपर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आप देखो, जब धारा 370 यानी आर्टिकल 370 हटाया गया तो उस टाइम जो है बहुत सारे कई हज़ारों के हिसाब से लोगों को जो है डिटेन कर लिया था सरकार ने। क्यों? क्योंकि ये जो है दंगे भड़का सकते हैं, सरकार को उन लोगों के ऊपर शक था। तो ये था प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रिवेंट करना, यानी फ्यूचर में वो चीज़ ना हो उसको पहले ही रोक देना। तो यहाँ पे ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना मिलता है? 3 महीने तक ही किसी को अरेस्ट करके रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे कहोगे कि सर अगस्त से जो अरेस्ट हुए हैं अभी तक जो है वो उनको छोड़ा नहीं गया, तो 3 महीने तो कब के हो चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बात आती है कि अगर उसी एजेंसी को, उसी पर्टिकुलर इंसान को उसका डिटेन पीरियड जो है वो बढ़ाना है तो उसको कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी? एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट से उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जी एडवाइजरी बोर्ड कौन है फ्रेंड्स? इसमें जजेस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, तो उनके राय लेके उसके बाद उसकी डिटेन आगे पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। और उस पर्टिकुलर एक्ट में जो प्रावधान होगा मैक्सिमम जो है कितने समय तक, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में देखो आप, तो यहाँ पे PSA लगाया है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है इन लोगों को डिटेन किया है। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मैक्सिमम टाइम फ्रेंड्स वो आप सर्च करके देख लेना कितना है उस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग अभी तक इन लोगों को डिटेन करके रखा है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा का पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है फ्रेंड्स वो रहेगा हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू फ्रेंड्स यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, 24 है, तो 23 और 24 जो आर्टिकल है तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स PDF के लिए ये है कि आप हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर यहाँ पे मैसेज कर सकते हो PDF किसी भी लेक्चर की जो अभी तक अपलोडेड है नॉलेज रेस चैनल के ऊपर, द नॉलेज रेस के ऊपर। तो इस PDF की जो मिनिमम कॉस्ट आपको पे करनी होगी, तो वो मिनिमम कॉस्ट क्या है फ्रेंड्स वो आप मैसेज करिए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैसेज से मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।